हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। माई एसक्यूएल सीरीज का ये हमारा दूसरा वीडियो है और अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि माई एसक्यूएल में हम किन किन डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं और फिर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जहाँ पर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूज़ करेंगे और साथ ही साथ अपने टेबल के अंदर 2 से 4 रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे ताकि आप ये समझ सकें कि माइस्क्ल के डेटा टाइप्स को आप टेबल क्रिएट करने के समय किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपने वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइस्क्ल में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि MySQL एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और MySQL के अंदर अगर हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो डेटाबेस टेबल के अंदर हम रिकॉर्ड्स को रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर करते हैं। डेटाबेस टेबल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है किसी कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप। बिना कॉलम हेडिंग और बिना डेटा टाइप के किसी भी टेबल को क्रिएट कर पाना पॉसिबल नहीं है और ये डेटा टाइप ये डिफाइन करता है कि हम किसी कॉलम के अंदर किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। फिर वो वैल्यू कोई इंटीजर वैल्यू हो या फिर कैरेक्टर वैल्यू हो या फिर पॉइंट में कोई वैल्यू हो या डेट और टाइम, कोई भी वैल्यू स्टोर की जा सकती है। और ये काम एसक्यूएल डेवलपर का होता है कि कॉलम का नाम क्या होगा और हम उसके अंदर कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल। दोस्तों, MySQL के अंदर 3 मेन डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। पहला है स्ट्रिंग, सेकेंड वन इज न्यूमेरिक एंड थर्ड वन इज डेट एंड टाइम डेटा टाइप। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है। हमने यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप को उसके डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्प्ले किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कैर डेटा टाइप को। कैर डेटा टाइप एक फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है और साइज पैरामीटर ये स्पेसिफाई करता है कि कॉलम के अंदर हम कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स को ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरा स्ट्रिंग डेटा टाइप जिसे हम वेरिएबल कैरेक्टर के नाम से जानते हैं और ये वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग्स को स्टोर कर सकता है। यहाँ भी साइज एक पैरामीटर के फॉर्म में यूज होता है जो ये बताता है कि हम उस पर्टिकुलर कॉलम में कितनी मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हैं जैसे टिनी टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, ब्लॉब, टिनी ब्लॉब एक्सेट्रा। अगला डेटा टाइप आता है वो है न्यूमेरिक डेटा टाइप। यहाँ पर सबसे पहले आता है इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप का यूज करके हम एक कंप्लीट वैल्यू अपने कॉलम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला डेटा टाइप है वो है फ्लोट। अगर हम कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अपने किसी कॉलम के अंदर स्टोर करते हैं तो हम फ्लोट डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर साइज पैरामीटर ये इंडिकेट करता है कि हम कॉलम में टोटल कितनी डिजिट्स ले सकते हैं और पैरामीटर डी ये बताता है कि हम डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं। फ्लोट की ही तरह हमारा जो अगला डेटा टाइप है वो है डबल। यहाँ पर भी हम नॉर्मल साइज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारा अगला डेटा टाइप है डेसिमल और अगर हम एग्जैक्ट फिक्स्ड पॉइंट नंबर को स्टोर करना चाहते हैं तो हम डेसिमल डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी साइज पैरामीटर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स को बताता है और पैरामीटर डी ये बताता है कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितनी वैल्यूज डिस्प्ले होंगी। हमारे पास कुछ और भी न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं जैसे टिनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, बिग इंट और साथ ही साथ बूलियन, डबल प्रिसीजन। ये डिफरेंट न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हमारे पास MySQL के अंदर अवेलेबल हैं। दोस्तों, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के साथ
खास बात यह है कि ये हमें दो एक्स्ट्रा ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। अगर हम अनसाइंड ऑप्शन को किसी कॉलम में यूज करते हैं तो फिर हम कोई भी निगेटिव वैल्यू उस कॉलम में असाइन नहीं कर सकते, और अगर हमने जीरो फिल ऑप्शन को अपने कॉलम में ऐड किया है तो MySQL ऑटोमेटिकली अनसाइंड एट्रीब्यूट को उस कॉलम में असाइन कर देता है। दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला डेटा टाइप है वो है डेट एंड टाइम डेटा टाइप। अगर हम डेट डेटा टाइप यूज करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर सिंटेक्स फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम ईयर को लिखेंगे 4 डिजिट में, फिर 2 डिजिट में हम मंथ स्पेसिफाई करेंगे, फिर अगले 2 डिजिट में हम डेट को स्पेसिफाई करते हैं। और जब भी डेट वैल्यू इंसर्ट करें तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम उस वैल्यू को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से इनक्लोज करके रखें। सेम इसी तरीके से अगर हम टाइम डेटा टाइप यूज करते हैं तो सबसे पहले आवर को बताने के लिए हम 2 डिजिट यूज करेंगे, देन कोलन साइन देने के बाद मिनट्स के लिए 2 डिजिट, फिर से कोलन का साइन देने के बाद सेकेंड्स को डिस्प्ले करने के लिए हम अगले 2 डिजिट का यूज करते हैं। और अगर हम अपने कॉलम में ईयर की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो हम ईयर डेटा टाइप का यूज करके 4 डिजिट फॉर्मेट में ईयर को स्टोर कर सकते हैं। MySQL 8.0 2 डिजिट ईयर फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता है, ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा कुछ और भी डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स हैं, जैसे डेट टाइम और टाइम स्टैम्प डेटा टाइप। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं जहां पर हम इन डेटा टाइप्स को यूज करेंगे। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए हम किसी पर्टिकुलर डेटाबेस का यूज करते हैं, और हम यहाँ जो डेटाबेस यूज करने वाले हैं उस डेटाबेस का नाम है जुलाई 26। एक बार डेटाबेस ओपन होने के बाद हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम है टेबल फ्लाइट। सबसे पहले हम क्रिएट टेबल कमांड लिखते हैं। किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले टेबल का नाम देना होता है, फिर कॉलम का नाम, फिर उसका डेटा टाइप, और फिर हमको एक पर्टिकुलर साइज स्पेसिफाई करनी होती है। यहाँ पर हमने पहला कॉलम बनाया है फ्लाइट नंबर, जिसे हमने इंटीजर डेटा टाइप दिया है। उसके बाद फ्लाइट आईडी, जहाँ पर हम वेरिएबल कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं और उसकी साइज दी है हमने 10, और फिर फ्लाइट फ्रॉम, इसके लिए भी हमने वेरिएबल कैरेक्टर यूज़ किया है विथ साइज 15। फिर उसके बाद हमने फ्लाइट टू, इसके लिए भी हम यहाँ पर कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करने के लिए वेरकेयर डेटा टाइप को डिफाइन किया है। उसके बाद फ्लाइट टाइप स्टोर करने के लिए हमने कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज़ किया है। यहाँ पर हमने एक सिंगल कैरेक्टर लिया है और हम फ्लाइट टाइप में या तो डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट ये वैल्यू स्टोर करेंगे। इसके बाद फेयर को स्टोर करने के लिए हमने डबल डेटा टाइप लिया है। उसके साथ हमने जो पैरामीटर यूज़ किया है वो है 8, जो बताता है मैक्सिमम साइज, और 2, जो बताता है पॉइंट के बाद हम कितनी वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। ठीक इसी तरीके से हमने डिस्काउंट परसेंट को स्टोर करने के लिए फ्लोट डेटा टाइप लिया है। यहाँ पर हमने मैक्सिमम साइज दिया है 5, और पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट डिस्प्ले करना चाहते हैं। लास्ट कॉलम में हमने लिया है फ्लाइट डेट, और यहाँ पर हमने डेट डेटा टाइप को यूज़ किया है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने टेबल क्रिएट हो चुका है और ये 2 वार्निंग दिखा रहा है। अगर हम देखना चाहें कि ये वार्निंग क्या है, तब हम यूज़ करेंगे शो वार्निंग्स स्टेटमेंट, और उसके बाद हमारे सामने ये दोनों वार्निंग डिस्प्ले हो जाएंगी। ये दोनों वार्निंग हमारे फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप से रिलेटेड है। मे बी MySQL इसको अपने फ्यूचर रिलीज में यूज़ ना करे या फिर इसको रिमूव कर दे, इसलिए ये 2 वार्निंग यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। एक बार टेबल क्रिएट होने के बाद
हम उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए डिस्क्राइब कमांड का यूज करते हैं। जैसे ही हमने टेबल को डिस्क्राइब किया है, यहाँ पर हमने जितने कॉलम क्रिएट किए थे उनके नाम फील्ड लिस्ट के अंदर डिस्प्ले हो रहे हैं, और हमने जितने भी डेटा टाइप्स उनकी साइज के साथ यूज किया था वो टाइप कॉलम में डिस्प्ले हो रही हैं। बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें तो हम हर एक कॉलम में नल वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए दो मेथड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम मेथड 1 का यूज़ करके फर्स्ट रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। इसके लिए हम कमांड लिखते हैं इंसर्ट इनटू फ्लाइट देन वैल्यूज़। उसके बाद हम कॉलम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एक एक वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर हमने फ्लाइट नंबर के लिए यूज़ किया है 1, फ्लाइट आईडी यूज़ की है F101, और अगर हम कोई कैरेक्टर वैल्यू अपने टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें उस वैल्यू को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखना होगा। उसके बाद हमने फ्लाइट फ्रॉम में डेटा इंसर्ट किया है दिल्ली, उसके बाद फ्लाइट टू मुंबई, फिर ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट है, इसके लिए हमने यूज़ किया है डी। फ्लाइट फेयर असाइन करने के बाद हमने वहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज असाइन किया है। उसके बाद सबसे लास्ट कॉलम में हमने डेट के लिए वैल्यू दी है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तब हमारा रिकॉर्ड हमारे टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट करने का दूसरा मेथड। दूसरे मेथड में हम कॉलम लिस्ट के साथ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे। अगर हम मेथड नंबर 2 का यूज़ करके रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जितने कॉलम में वैल्यूज़ स्टोर करना चाहते हैं हम सिर्फ उतने ही कॉलम का नाम लिखेंगे, और लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में सिर्फ उन्हीं कॉलम के लिए वैल्यूज़ पास करेंगे। हमने यहाँ पर टोटल 5 कॉलम लिया है और हमने यहाँ पर 5 वैल्यूज़ स्पेसिफाई की हैं, बट हमारे टेबल में टोटल 8 कॉलम थे, तो बाकी के 3 कॉलम में ऑटोमेटिकली नल वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। अब हम देखते हैं हमारे टेबल के अंदर कितनी वैल्यूज़ स्टोर हो चुकी हैं। इसके लिए हम जो कमांड लिखते हैं वो है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फ्लाइट। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो वैल्यू जो हमने इंसर्ट की थी वो इंसर्ट हो चुकी हैं। फर्स्ट मेथड से हमने पूरे कॉलम में वैल्यू इंसर्ट किया था, और सेकंड मेथड से हमने सिर्फ 5 कॉलम में वैल्यू दी थी। तो बाकी के 3 कॉलम में फ्लाइट टाइप, फ्लाइट फेयर और डिस्काउंट परसेंट में ऑटोमेटिकली नल वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि टेबल क्रिएट करने के टाइम हमने किसी भी कॉलम के लिए कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की थी। अगर हमने कॉलम में डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई की होती, उस कंडीशन में नल की जगह वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन कॉलम्स में अपीयर होती। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो टिल एंड। थैंक्स अ लॉट।